बेटा एसएससी में बहुत बहुत अधिक इम्पोर्टेंस हो गया है अब जीएस का। और जीएस में मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा भटकाव ना करें, क्योंकि लोग आजकल क्या हो रहा है ना कि बच्चे इतने यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इतिहास बेसिकली सही में इतिहास हो गया है, क्योंकि वो अंत हो ही नहीं रहा उसका, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। हम केडी लाइव में और केडी कैंपस में इस बात का बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं कि आपका सिलेबस खत्म हो और टाइम से खत्म हो जाए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले देखा मैंने किसी एक यूट्यूब चैनल से सारे टीचर्स छोड़ के भाग रहे हैं, और बच्चों का कहना क्या था कि पिछले हम 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, 1.5 साल में सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है। तो बेटा आप को अगर मैं पढ़ाने चलूं इंग्लिश, तो मैं अगले 5 साल तक आपको पढ़ा सकती हूं और आपको कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं दिखेगा। मैं कुछ नया 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 कराते चली जाऊंगी और आप एंजॉय करते जाओगे। बट एट द एंड ऑफ दोज 5 years आप अपने आप को कहीं नहीं पाओगे, क्योंकि आपका कहीं सिलेक्शन तो होगा नहीं। क्योंकि मैं आपको इतना कुछ पढ़ा रही हूं कि उससे डिस्टिल करके निकालना। डिस्टिल समझते हो? डिस्टिलेशन मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद मेरा एमटीएस का पेपर होगा, तो अभी मैं देख रही थी एमटीएस के पेपर में भी इंग्लिश बहुत अच्छा पूछ रहा है। तो अगर मैं डिस्टिल करके निकालना चाहूं तो आप निकालना चाहे तो निकाल नहीं पाएंगे कितना पढ़ना है। और जब जीएस की बात आती है तो सबसे बड़ा एक लेंदी सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, और उसमें के साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ गया है, और वो है कंप्यूटर। तो मैं चाहती हूं कि बस 2 in 1 यानी हिस्ट्री और कंप्यूटर जो दोनों पढ़ा रहे हैं, राहुल सर को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूं। पिछले कई सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने केडी कैंपस कब ज्वाइन किया था? मैम मैंने केडी कैंपस 2015 में ज्वाइन किया था मैम। जब जी मैम 2015 मतलब जिस साल खुला है उसी साल? जी मैम, जिस साल खुला, और जो पहला बैच बना था मैम, मैंने उस बैच में भी पढ़ाया था। ओके जी मैम। तो आप इतने सालों तक जैसे ब्रांचेस में हमारे पढ़ा रहे थे जी मैम, और फिर ये लॉकडाउन के बाद हम लोग साथ में आए। जी मैम। तो अभी आपका एक्सपीरियंस और पहले का एक्सपीरियंस में डिफरेंस क्या है? मैम अब तो पढ़ाते पढ़ाते इतना तजुर्बा हो गया मैम कि जब हम पेपर को देखते हैं या जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें अंदाजा लग जाता है कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये अंदाज सर क्या आपको उस समय लगता था जिस समय पढ़ाना शुरू किए थे? नहीं मैम, उस समय तो मैं सच बताऊं आपको, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हम भी पूरी तरह फ्रेशर थे और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लग पाता था कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन जब इतने सालों के पढ़ाने के बाद अब एक तजुर्बा हो गया, तो अब बहुत ही शॉर्ट कंटेंट में बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करना हमारा अब ये एक मूल कर्तव्य बन चुका है। और हम इतने छोटे कंटेंट में बच्चों को वो सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं जिस मटेरियल से बच्चों का पेपर में एग्जाम क्रैक हो जाए। अब हमारा मेन मोटिव यही कह रहा है कि राहुल सर हिस्ट्री के बादशाह है। ये जो बादशाह की बात है सर, मैं आपको अपने छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आता है, आपका क्लास जब होने वाला होता है तो देखते हैं बच्चे आके भर जाते हैं, और हमारे स्कूल में जब हिस्ट्री का क्लास शुरू होने वाला होता था तो हम लोग भाग निकलते थे, थोड़ी देर तक पानी पीते थे, फिर घूमते हुए जाते थे उधर वॉशरूम, फिर घूमते हुए फिर डांट उठ खा लेते थे, तब वापस आते थे। हमारी इच्छा नहीं होती थी हिस्ट्री पढ़ने की। सर, हिस्ट्री इतनी बोरिंग सब्जेक्ट है, कैसे आपको पढ़ाना अच्छा कैसे लगता है और बच्चों को पढ़ना कैसे अच्छा लगता है, मुझे नहीं समझ में आया। मैम अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं कभी भी जब किसी नए बैच में पढ़ाने जाता हूँ ना, तो मैं बच्चों से जब ये पूछता हूँ कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो बच्चों का भी एक एक्सप्रेशन वही रहता है कि अभी हिस्ट्री वाले टीचर आए हैं, ये पूरा बोर कर देंगे अब 1.5 घंटा। हाँ। लेकिन जब मैंने खुद इस बात को नोटिस किया कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बोरिंग फील करते हैं। हाँ। फिर मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका निकाला। मैंने कहा देखो, बच्चों को हमें कंटेंट देना है। अब हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है कि मेंस में भी आता है। तो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि बच्चों को कहानी नुमा फॉर्म में अगर बात को समझाई जाए तो बात इनके समझ में भी आएगी और ये इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ेंगे भी। इसलिए मैंने कहानी की अगर बात करेंगे तो जैसे हम भी सीरियल जोधा अकबर देखते थे, फिर पता चला किसी ने मुझे कहा कि जोधा तो अकबर की बीवी ही नहीं थी। फिर मैंने कहा जो मैंने देखा वो तो इतिहास देखा ही नहीं। तो ये आप जो कहानी की बात कर रहे हैं, तो सर कहानी देखने की कोशिश हम भी करते हैं। हमने भी मुगल क्या नाम था, मुगले आजम, वो सब भी देखा, लेकिन उसका बाद में पता चला हिस्ट्री से तो कोई रिलेशन नहीं है। आप कैसी कहानी सुनाते हैं? मैं आपको भी एक कहानी सुना के बताता हूँ मैम। जो आपने मुगलों की बात कर ही दी है तो मैं भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अब चूंकि आपको तो सुनाना थोड़ा बड़ी बात। हिस्ट्री मुझे केडी लाइव ने कहा कि मैडम
जो हमारे पास हिस्ट्री के टीचर है वैसा हिस्ट्री का टीचर ऑल ओवर किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है। आप एक बार उनसे बात करिए। मैंने कहा हिस्ट्री यार छोड़ ना, कुछ और मैथ्स वाले टीचर को भेज दो। तो उन्होंने कहा आप एक बार करके देखिए। तो आप चलिए, अगर मुझे इम्प्रेस कर देंगे तो मैं मान जाऊंगी। मैम ये मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है हिस्ट्री। ये तो मैम आपको पढ़ाना तो एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको एक समझा के दिखाने की। देखिए मैम, अभी आप बात मुगलों की कर रही थी, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि भारत में ना मुगलों का जो शुरुआत हुई वो बाबर ने की। बाबर जब यहाँ आया तो बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की नींव रखी। लेकिन मैम 1530 में बाबर मर गया। तो जब बाबर मर रहा था ना, तो बाबर के मैम 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर का सबसे आज्ञाकारी, सबसे योग्य और सबसे समझदार लड़का हुमायूं था। इसीलिए मैम बाबर ने हुमायूं को अपने पास बुलाया और बाबर ने हुमायूं से कहा कि हुमायूं मेरे बाद अब गद्दी पे तुम बैठ जाओ। और बाबर ने यह कहा कि अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अब मैम मुगलों में सबसे ज्यादा काइंड हार्टेड, सबसे समझदार और एक बहुत ही दयावान शासक था हुमायूं। अपने पिता की बातों को उनकी आज्ञा का अक्षर से पालन करता था। और जब बाबर मर गए तो गद्दी पे हुमायूं बैठा और बहुत ही काइंड हार्टेड होने की वजह से उसने पूरे एम्पायर को 4 बराबर भागों में बांट दिया। अच्छा। उसने कहा कि ऐसा ना हो कि मैं पूरे एम्पायर को खुद ले लूं और भाइयों के साथ गलत व्यवहार हो जाए और मेरे पिता की आज्ञा की अवहेलना हो जाए। तो मैम हुमायूं ने अपने एम्पायर को 4 बराबर भागों में बांटा और उसके बाद इसके अपने ही भाई इसकी जान के दुश्मन बन बैठे और इसी के ऊपर हमला करने लग गए, इसी के एम्पायर को छीनने के लिए। एक इतिहासकार हुए लेन पूल, उन्होंने हुमायूं के बारे में कहा कि ये वो मुगल बादशाह था जो इतिहास में एक अभागा बादशाह था। अभागा मैम इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये ना ज्योतिष में बहुत विश्वास करते थे। इनकी किस्मत बिल्कुल साथ नहीं देती थी इनका। और ये अलग अलग दिन अलग अलग वस्त्र पहनते थे। शनिवार को काले कपड़े पहनते थे, रविवार को पीले कपड़े पहनते थे, सोमवार को सफेद कपड़े पहनते थे। अलग अलग दिन अलग अलग वस्त्र पहना करते थे ये। और कहते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा दुश्मन था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा। शेरशाह सूरी ने भारत में रुपया करेंसी चलाई है। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे यहाँ रुपया करेंसी किसने चलाई? शेरशाह सूरी ने चलाई थी। शेरशाह सूरी ने मैम इनको बेलीग्राम के युद्ध में हरा दिया और हरा के इनका एम्पायर छीन लिया। ये दर बदर की ठोकरें खाते रहे। 15 साल ये दर बदर भटके। और राजस्थान के एक राजा थे, नाम था राणा वीरसाल। वीरसाल इनके मित्र थे और वीरसाल ने इनको पनाह दी। और वीरसाल के ही महल में, सिंध में है आज, अकबर का जन्म हुआ था। आपने ये भी सुना होगा मैम कि अकबर अशिक्षित रह गया था, अकबर अनपढ़ रह गया था, लेकिन अकबर बहुत काइंड हार्टेड बादशाह था। कहते हैं अकबर अशिक्षित इसीलिए रह गया क्योंकि जब अकबर के पढ़ने लिखने की उम्र थी तो हुमायूं के जीवन में अनस्टेबिलिटी चल रही थी। दर बदर की ठोकर खाकर 15 साल भटक भटक कर जब हुमायूं दोबारा गद्दी पर आए तो ज्यादा दिन राज ही नहीं कर पाए और मात्र कुछ ही महीने के अंदर हुमायूं सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गए। इतिहासकार लेन पूल ने फिर इनके बारे में लिखा कि इतिहासकार लेन पूल में लिखा इनके बारे में कि ये वो मुगल बादशाह था जो सारा जीवन लड़खड़ा लड़खड़ा के जिया और लड़खड़ा लड़खड़ा के ही मर गया। और हुमायूं की जो आप कह सकते हैं ये गलतियां थी, उनके बारे में 2 कारण माने गए। एक, इनका जरूरत से ज्यादा दयावान होना, और दूसरा मैम ये बहुत नशेड़ी प्रवृत्ति के थे। अच्छा। ये अफीम का बहुत सेवन करते थे। ओके। और पेपर में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि वो मुगल बादशाह जो अफीम का शौकीन था वो हुमायूं थे। तो जी मैम। तो अब देखिए, मैंने आपको 5 मिनट का ही समय लिया है और 5 मिनट मैंने आपको कहानी सुनाई है। अब मैम इस कहानी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए पेपरों में। अब मैं जरा आपसे पूछता हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाते हैं कि नहीं। एक बार और ये जरा देखो कहाँ से इसका दूसरा वाला, कहाँ आप और भी कुछ पीडीएफ रखे हैं क्या इसमें? जी मैम, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखता हूँ कि मेरा टेस्ट मत लीजिए भाई, मुझे नहीं आता। ये अरे बाबा। अच्छा मैम, अगर मैं आपसे पूछूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैम, वो कौन सा मुगल बादशाह था जो हफ्ते के 7 दिन में अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था? ओके, तो हुमायूं हुआ। जी मैम, ज्योतिष में विश्वास करते थे। अच्छा, दिन के साथ मुझे बताइए। जी मैम, ये तो मुस्लिम शासक हुए। हाँ, है ना? हाँ। तो जैसे शनि मानना और वो सब तो हिंदू मानते हैं, लेकिन ये विश्वास करते थे। ये सिखों के दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव। ये गुरु अंगद देव के पास गए और गुरु अंगद देव से जाकर इन्होंने आशीर्वाद लिया और गुरु अंगद देव से कहा कि मुझे दोबारा गद्दी मिलेगी कि नहीं। तब गुरु अंगद देव ने इनको समझाया कि हुमायूं, तुम्हारी 2 बड़ी कमजोरियां हैं। एक, तुम नशा छोड़ दो, और दूसरा, जरूरत से ज्यादा दया करना छोड़ दो तो तुम्हें गद्दी मिल जाएगी। तब इन्होंने नशा छोड़ा था और दया करने का भाव छोड़ा था और फिर 1555 में दोबारा गद्दी पर आए। तो क्या मतलब जरूरत से ज्यादा दया करना भी प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल मैम। अरे भैया, तब तो मैं छोड़ूं क्या? इतिहास सिखाता है मैम कि जिसने जरूरत से ज्यादा दया किया है वो राज नहीं कर पाया है। शासन चलता ही क्रूरता से है और इसीलिए बच्चों को ये इतिहास पढ़ाया भी जाता है कि ये इतिहास से सीख सकें। ओके। अच्छा मैम, 1-2 क्वेश्चन और बता दीजिए जवाब। नहीं भाई, आप तो एक का जवाब दे दिया सही यार। नहीं, एक का जवाब दे दिया आपने। ओके।
ये देखिए, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब तो कौन सा वही है, मुगल बादशाह था हुमायूं जो है। अफीम खाने का शौकीन था? हुमायूं। हाँ। जी मैम। ये सब देखिए क्वेश्चन मतलब आते वहीं से हैं। ये देखिए, मुगल शासकों में एकमात्र शासक जिसने भाइयों में साम्राज्य विभाजित कर दिया, सेम हुमायूं। हुमायूं। अरे वाह, मुझे तो आ गया इतिहास। बहुत मैम इतिहास इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर इसको कहानी नुमा फॉर्म में समझा दिया जाए ना, तो बच्चों को इसको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लो, ये सेम क्वेश्चन। ये तो हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। 5 नंबर। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। एक सेकेंड वैसे नहीं, ऐसे। किस मुगल शासक के बारे में इतिहासकार लेन पुल द्वारा कहा गया कि वो लड़खड़ा कर जिया और लड़खड़ाने की वजह से मर गया? ये सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। सेम है, हुमायूं। हुमायूं। तो मैम चीजें तो बहुत आसान होती हैं, बस अच्छा, बच्चों को। हुमायूं टूम क्या है सर? क्योंकि आदमी खुद, मैंने सुना है कि पहला शासक था जो अपना टूम खुद बनाया, ऐसा है क्या? नहीं नहीं मैम, हुमायूं ने अपना मकबरा खुद नहीं बनवाया था। हुमायूं की बेगम थी जिनका नाम था हाजी बेगम, और हुमायूं के मरने के बाद दिल्ली में उनके मकबरे को इनकी बेगम हाजी बेगम ने मकबरा बनवाया था। अच्छा, जी मैम। ओके। मकबरा एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर उनको दफनाया गया है। ओके। जी मैम। तो एक्चुअली उनको दफनाया गया है वहाँ पे। जी मैम। तो खोद के निकालेगा तो हुमायूं निकल जाएगा क्या? अब तो मैम हाँ। वो नहीं पता ना, लेकिन हाँ, उनका मकबरा है। जी मैम। तो इस तरह से तो मुझे नहीं पढ़ाया किसी ने। और मैम इतिहास ना इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर बच्चे उसको ध्यान से कहानी की नुमा सुने, हमारा तो मेन मकसद मैम ये होता है कि हम पेपर में आए हुए प्रश्नों को एनालाइज करते हैं, और उस प्रश्नों को जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको अपने सिलेबस में इंक्लूड करके ना एक कहानी नुमा स्ट्रक्चर में डिजाइन करके बच्चों को डिलीवर कर देना हमारा फर्ज होता है। जिससे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बच्चे मतलब क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के ना भी देखें ना, तो भी कहानी के रूप में इनको कंटेंट याद रहे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं आपकी क्लास के बाद मेरा क्लास रहता है। जी मैम। तो फिर मैं देखती हूँ बच्चों को बहुत भारी संख्या में हिस्ट्री क्लास लेते हुए, तो मैं एक बार कह भी दिया, यार तुम लोग क्या पढ़ते हो हिस्ट्री में? तो खुद भी पढ़ सकते हो। तो पता नहीं मुस्कुरा के एक लड़का कहता है, मैडम आपको लगता कोई अच्छा टीचर नहीं मिला था। तो उसने कटाक्ष तो मेरे ऊपर किया, लेकिन मुझे खुशी इसलिए महसूस हुई कि उसने कटाक्ष तो किया कि आपको लगता है कोई अच्छा नहीं मिला पढ़ाने वाला, लेकिन इसी के साथ उसने ये ज़रूर बता दिया कि केडी कैंपस में उनको एक बहुत अच्छा टीचर मिला है पढ़ाने वाला। हाँ मैम, ये तो आप लोगों का ही आशीर्वाद है, और आपके ही द्वारा जो हमें गाइडलाइन जारी की जाती है वैसे ही हम बच्चों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। और हमारा मेन मोटिव तो यही रहता है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, और कम से कम कंटेंट में इनको अच्छी से अच्छी चीज़ों को डिलीवर करें, जिससे ये थोड़ा सा ही पढ़कर पूरे एक अच्छे सिलेबस को कवर कर लें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन प्राप्त करें। अच्छा, एक चीज़ है सर, जैसे आप मेडिवल हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, तो मेडिवल हिस्ट्री शुरुआत कहाँ से? यहीं बाबर से क्या? नहीं मैम, मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत तो होती है भारत पर होने वाले सबसे पहले आक्रमण से। 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक 17 साल के लड़के ने हमला किया था। 17 साल? वो मैम सिर्फ 17 साल का लड़का था, और 17 साल के लड़के ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया था, और मध्यकालीन भारत की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया, आपने सुना होगा। महमूद गजनवी ने भारत पर। चंगेज खान कौन था सर? उनके बारे में बहुत सुना है, बहुत ऐसा शासक था कि उसके मरने के 20 साल के बाद भी सब लोग शांत बने रहे कि कहीं ऐसा ना फिर से वो वापस आ जाए। ऐसा क्या था उसमें? मैम चंगेज खान मंगोलिया का एक शासक था। अच्छा। हमारे आप देखेंगे भारत। मंगोलिया कहाँ? चाइना के पास कहीं है? मंगोलिया मैम भारत के बगल में चाइना है, और चाइना के ऊपर बहुत बड़ा देश रूस है, रशिया, और रशिया और चाइना के बीच में पड़ता है मंगोलिया। ओके। और चंगेज खान के बारे में बताऊं आपको मैम कि चंगेज जिस भी देश पर हमला करता था उस देश की आबादी 50% ज्यादा मिटा देता था। कैसे? दुनिया का सबसे क्रूरल शासक था। दुनिया में 6 करोड़ से ज्यादा हत्याएं की थी चंगेज खान ने अकेले, मतलब अपने अकेले। जी मैम, जहां भी हमला करता था उसमें मतलब समझ लीजिए उस देश की आबादी 50% ज्यादा खत्म कर देता था। पूरे विश्व के इतिहास में चंगेज खान से ज्यादा क्रूरल इंसान कोई माना ही नहीं गया है। चंगेज खान के बाद दूसरा सबसे क्रूरल इंसान माना गया तैमूर, और ये लोग दुनिया के सबसे क्रूरल शासकों में से एक थे। दुनिया में मैम चल ही रहा था किल और गेट किल्ड, या तो मार दो या तो मारे जाओ। और जब दुनिया में एक किल और गेट किल्ड चल रहा था तो हम दुनिया को सिखा रहे थे जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। भारत वो देश था जो लोगों को अतिथि देवो भव सिखा रहा था, वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यता सिखा रहा था। तो हमारी कल्चर, हमारा संस्कृति तो एक अलग थी और वहाँ की कल्चर अलग था। तो सर जो जैसे गर्म खून वाले जो कहते हैं ना, गर्म दल वाले, जी कुछ ऐसे लोगों का मैंने कथन सुना है कि भाई ये जो हम लोग लिव एंड लेट लिव का परिभाषा शुरू कर दिए, उसके कारण ही हम लोग परतंत्र हुए और 200 साल तक हम लोग स्लेव रहे। क्या इसके कारण हुए हैं?
मैम देखिए, कहीं ना कहीं माना जाता है कि हमारी जो संस्कृति रही है वो संस्कृति किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं रही है। ये तो है। हम लोगों का यही भला करते रहे कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण तो ये मान लिया जाता है कि भारत के अधीन होने के पीछे ये कारण रहा। क्योंकि जब मैम अंग्रेज भी आए ना, तो अंग्रेज जब आए तो हमारे यहाँ भी दो गुट बन गए, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल वाले लोग जो थे वो अंग्रेजों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करने में विश्वास करते थे कि अंग्रेजों से अगर कुछ पाना है तो प्यार मोहब्बत से ही पाया जा सकता है। ये लोग लिखित रूप में चिट्ठियां देते थे। लेकिन जब नौजवानों का एक वर्ग आया तो वो गरम दल का वर्ग था, और वो कह रहे थे कि अंग्रेजों से प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं पाया जा सकता, देश हमारा है, व्यवस्था हमारी है, तो क्यों हमें अंग्रेजों के सामने हाथ अच्छा फैलाएं। सर, जैसे आक्रमण तो मुगलों ने भी किया जी मैम। और एक तरह से जो रूल करते हैं वो ब्रिटिश ने भी किया। जी मैम। तो दोनों में ऐसा क्या फर्क था कि मुगल एक कल्चर में ही समावेश होके एक पार्ट ऑफ इंडिया हो गए और वो हमेशा विदेशी कहलाए अंग्रेज, ऐसा क्या था? मैम अंग्रेजों के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो कहा करते थे कि इस धरती पर उनका जन्म ही हुआ है सिर्फ राज करने के लिए। Okay. और वो सिर्फ भारत में नहीं, भारत समेत पता नहीं कितने ही देशों में अपना राज स्थापित करके बैठे हुए थे। तो वो घमंड में मैम इतने चूर हो चुके थे कि वो अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाना शुरू कर दिए थे। हमारे यहाँ जितने भी ये गवर्नर जनरल वायसराय रहे, कोई लॉर्ड डलहौजी था, तो कोई लॉर्ड माउंटबेटन था, कोई लॉर्ड, मतलब उन्होंने कभी हमारे साथ अपनत्व की भावना के तहत डील नहीं किया। वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते रहे और हमें अपना गुलाम समझते रहे। Okay. और हमें रफली ट्रीट करते रहे। जितेंद्र गुप्ता, ब्रैकेट में लिखा है यूपीएससी एस्पिरेंट, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये आपके स्टाइल से बहुत प्रभावित है। इसका मतलब एक चीज़ और है सर, जैसे आप लोग सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू तक पहुंचे हुए लोग हैं। जी मैम। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ कि सिविल सर्विसेज ऐसा क्या है कि उसके जो हिस्ट्री के टीचर्स है वो एकदम ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन रहता है, उनका एक ऑरा रहता है, और हम लोग क्या वैसा पढ़ाते हैं जो वो कुछ एक्सेप्शनल हिस्ट्री पढ़ाते हैं या क्या पढ़ाते हैं? एक्सेप्शनल मैम कुछ नहीं पढ़ाते, चीज़ों को दरअसल थोड़ा एलेबोरेट करके और वो चीज़ों को बताते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा बड़ा रहता है। उसमें मैम वर्ड हिस्ट्री का भी कंसेप्ट रहता है, तो वो थोड़ा सा सिलेबस उनका और वाइड हो जाता है। हमारा सिलेबस अभी उतना वाइड नहीं है, हमारा सिलेबस अभी थोड़ा सा छोटा सिलेबस है, इसलिए हम उसी लेवल में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमें तो मेन मकसद होता है कि कम से कम कंटेंट में बच्चे को सिलेक्शन दे देना। ओके। जी मैम। अच्छा, एक तो सर हिस्ट्री आपने बहुत बढ़िया कहानी से सुनाया, मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने आंसर कैसे दे दिया, और हो सकता है आपके पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा, वरना सच कहूँ ये 5 क्वेश्चन आज तक मुझे नहीं पता था कि ये इतिहास की एक क्वेश्चन इतना जल्दी 2 मिनट में मैं 5 क्वेश्चन कर लूँगी।